वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। आपको याद होगा मैग्नेटिक्स के मैंने बहुत सारे लेक्चर डाले हैं। उसी सीरीज में हम एक और लेक्चर डालने जा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये मान के चलिए कि इसी में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो ये टॉपिक आपको बहुत ही आसान टॉपिक है। थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना, क्योंकि ये सीधे सीधे 5 मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आता है। ये एक डिवाइस है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। दैट इज कॉल्ड एज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। समझ रहे हैं आप? इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सीधे सीधे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो हम इसी टॉपिक को आज पूरे इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। काफ़ी लंबा टॉपिक है बट है इंटरेस्टिंग काफ़ी। तो सबसे पहले मैं एक डिवाइस जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो मेरे बच्चे क्या है, MCG इसका शॉर्ट फॉर्म है। मीन्स हम बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये डिवाइस है, ठीक है बेटा। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, MCG, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सबसे पहले हम जो बात करते हैं, जो ये डिवाइस है which is used to measure the small current in the circuit। ठीक है मेरे बच्चे। मीन्स किसी भी सर्किट के अंदर अगर जो करंट फ्लो हो रही है और हमें उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करना है, तो जिस डिवाइस का हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड एज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, MCG। बात समझ में आ गई? दिस इज कॉल्ड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं उसकी डायग्राम की, कंस्ट्रक्शन की बात करता हूं और प्रिंसिपल की बात करता हूं। तो मैं यहां पे एक पॉइंट डिस्कस कर लेता हूं। इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है मेरे बच्चे? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना बेटा। प्रिंसिपल क्या है? आपको याद होगा कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग कॉइल अगर हम ले जाते हैं तो क्या होगा बेटा, उस पर एक टॉर्क लगेगा। जो टॉर्क क्या करेगा, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि टॉर्क ऑन द करंट कैरिंग लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मींस अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में हम करंट कैरिंग कॉइल को ले जाते हैं वट एवर बी द साइज एंड शेप, तो उस पर क्या लगता है, टॉर्क। वो टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स जो उसको उसकी एक्सिस के अबाउट या तो घुमा देगा या घुमाने का प्रयास करेगा। समझ गए? तो यही हमारा इसका प्रिंसिपल है। बात समझना। देखिए मेरे बच्चे, इसका प्रिंसिपल जो है हमारा, व्हेन क्या, अ करंट कैरिंग कॉइल placed in यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसी होनी चाहिए बेटा, रेडियल। ये डिस्कस करेंगे हम। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। क्यों, डिस्कस करेंगे। When a current carrying coil placed in a uniform magnetic field, it experience a torque. It experience a torque which will rotate, या क्या कहते हैं बेटा, try to rotate the coil। बात समझ में आ गई? आपको याद होगा वो टॉर्क हमने बताया भी था, क्या था, MB
साइन अल्फा, याद है तुम्हें? और वेक्टर फॉर्म में मेरे बच्चे क्या लिखा था? टॉर्क m क्रॉस b। आपको याद होगा मैंने ये प्रूव भी करवाया था रेक्टेंगुलर कॉइल के लिए। तो दिस इज माय डियर, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ MCG, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मैंने आपको दो चीजें डिस्कस की, कौन कौन सी? कि इनफैक्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है क्या और उसका प्रिंसिपल क्या है। बात समझ में आ गई चीज? क्या है MCG? एक डिवाइस जिसका हम इस्तेमाल करते हैं किस लिए? सर्किट में स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को रिकॉर्ड करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को रिकॉर्ड करने के लिए। प्रिंसिपल क्या है इसका? कि अगर किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस पर एक टॉर्क लगेगा, मोमेंट ऑफ फोर्स लगेगा, और वो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या करेगा? या तो उस कॉइल को घुमा देगा एक्सिस के अबाउट, या घुमाने का प्रयास करेगा। तो बेसिकली दोनों चीजें हैं, इनको हम रफ कर देते हैं, फिर हम इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की बात करते हैं। ठीक है मेरे बच्चे? तो सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया है, दो चीजें डिस्कस की। अब हम बात करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की बात करते हैं। देखिए मेरे बच्चे, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ MCG, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहले मैं डायग्राम इसका डिस्कस करता हूं मेरे बच्चे। देखिए क्या है इसका डायग्राम, समझिए। बहुत आसान सा है। हम इस तरीके की जो मैग्नेटिक पोल्स लेते हैं, लाइक दिस, ऐसा क्यों लेते हैं? टू मेक द मैग्नेटिक फील्ड रेडियल। समझना मेरे बच्चे इस चीज को जो मैं आपको बता रहा हूं। दो मैग्नेटिक पोल्स हैं हमारे, देखिए, दिस इज नॉर्थ पोल और दिस इज मेरे बच्चे साउथ पोल। दीज आर द मैग्नेटिक पोल। ठीक है बेटा, बहुत आसान सा है डायग्राम, बहुत सिंपल डायग्राम हम बनाएंगे। यहां पे एक कॉइल होती है हमारी, ठीक है, और इसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर का वायर होता है। इसे बोलते हैं, इस कॉइल को क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर कॉइल है। ठीक है, इसमें हम करंट डालते हैं और यहां पे एक हेयर स्प्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है, देख रहे होंगे आप। तो दिस इज एस, स्प्रिंग है हमारी। बहुत आसान। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है यहां पे इस रीजन के अंदर, वो हमारी रेडियल है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? रेडियल। मैं आपको डिस्कस करूंगा क्या होता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे एक ध्यान देना, यहां पे पॉइंटर होता है, इसको थोड़ा सा ढंग से बनाना कि सेंटर से दिखे पॉइंटर, ये, और यहां पे एक स्केल होता है बेटा, दिस इज स्केल, लाइक दिस। ओके, बहुत छोटा सा डायग्राम है, एनसीईआरटी बेस्ड। ये पॉइंटर है, ठीक है मेरे बच्चे। ये एक कॉइल है, दिस इज कॉइल। ये स्प्रिंग है हमारी, जो मैंने आपको बता दिया, और कॉपर की इसमें इंसुलेटेड वायर है। ये जो आप देख रहे हैं बेटा, ये ध्यान रखना, इसमें जरा भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड, आप जानते हो नॉर्थ से साउथ की तरफ। ओके मेरे बच्चे, समझ में आ रही है? दिस इज द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं पहले आपको डिस्कस कर देता हूं कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। देखिए मेरे बच्चे, सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे, इनफैक्ट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है क्या। बहुत आसान है मेरे बच्चे। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि कॉइल जब रोटेट करेगी तो किसी भी एंगल पे क्यों ना हो, लेकिन कॉइल का प्लेन
मस्ट बी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान देना, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होना चाहिए कि प्लेन ऑफ कॉइल मस्ट बी पैरेलल, क्या होना चाहिए, टू द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ गया कि प्लेन ऑफ कॉइल मस्ट बी पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर ऐसा होगा तो थीटा क्या होगा, 0। और आपको याद होगा, हमने आपको बताया था जो पीछे डेरिवेशन कराया था टॉर्क का, कि अल्फा प्लस थीटा ये होता है 90। तो थीटा हमारा 0 है तो अल्फा कितना होगा, 90। तो मेरे बच्चे जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क ऑन कॉइल जो होगा, आप जानते हो टॉर्क क्या होता है, M क्रॉस B। अरे अभी बताया था, या मैंने टॉर्क लिया था स्केलर फॉर्म में mb साइन अल्फा। तो क्या आएगा बेटा, mb और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। mb मींस अगर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है तो टॉर्क मैक्सिमम होगा और mb के बराबर, जहां m क्या होता है हमारा, NIA और इनटू b। आप जानते हो m मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, वो क्या था, NIA। मींस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल बेटा हम क्यों करते हैं, कि किसी भी कंडीशन में कॉइल की पोजीशन कुछ भी हो, लेकिन हमेशा उस पर टॉर्क क्या लगे, मैक्सिमम टॉर्क लगे। इसलिए हम जो मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं मेरे बच्चे, वो कैसे लेते हैं, रेडियल। ये बात समझ में आ गई। अब हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं। यहां तक मुझे लग रहा कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है मेरे बच्चे, बात समझ में आ रही, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। MCG। अब देखिए कि कंस्ट्रक्शन में जो हम बात कर रहे थे, वो क्या बात कर रहे थे, जरा इसको समझिए। एक तो हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की आपको बात की यहां पे। अब देखिए बहुत आसान सा, कि जब हम ये जो आप देख रहे हो यहां पे, इस कॉइल के अंदर हम करंट डालेंगे। व्हेन कंस्ट्रक्शन और वर्किंग क्या है बेटा, व्हेन I current allowed to pass through coil, जब coil में डालोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, then it experience torque। याद है टॉर्क हमने क्या बताया मेरे बच्चे, M क्रॉस B, या हमने ली टॉर्क mb साइन अल्फा। तो यहां पे क्या लिखोगे, सिंस जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी थी बेटा, रेडियल, तो अल्फा क्या होगा 90, थीटा क्या होगा 0, तो साइन 90 क्या होगा मेरे बच्चे 1। तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आया, जो कॉइल को घुमाएगा, वो कितना होगा mb, या आप कह सकते हो NIA इंटू B, जिसे इक्वेशन फर्स्ट। तो ये मैंने क्या लिया, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, क्योंकि ये टॉर्क इस कॉइल को घुमाएगा। अब देखिए जब ये कॉइल घूमेगी तो जो स्प्रिंग है वो ट्विस्ट हो जाएगी, ऐंठन आ जाएगी उसमें। भाई जैसे ये उंगली है, इसको हम घुमा दें ऐसे तो ऐंठ गई ना हमारी, छोड़ोगे तो वापस आती है। बात समझ में आ गई। तो क्या होगा, दिस टॉर्क will try to rotate the coil, ठीक है। so spring what, so spring gets, बोलो बेटा, twisted। और जब स्प्रिंग ट्विस्ट होगी तो उसके रिवर्स डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगी, क्योंकि उसके मोशन का क्या करेगी, अपोज करेगी। तो स्प्रिंग क्या होगी, गेट्स ट्विस्टेड, सो अनदर
टॉर्क क्या होगा, डेवलप, विच अपोजेस क्या, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। इसे हम कहते हैं कॉल्ड, अपोज कैसे करेगा, वापस लाने का प्रयास करेगा, तो उसे हम कहते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क। क्या कहते हैं बेटा, रिस्टोरिंग टॉर्क। तो जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो डायरेक्टली क्या होगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट। जितना ज्यादा घुमाओगे उतने ज्यादा स्प्रिंग क्या होगी, ट्विस्ट होगी, उतनी ही तेजी से वापस उसको लेके आएगी। तो ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट। क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ ट्विस्ट। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एक रिस्टोरिंग टॉर्क क्या आएगा, के थीटा, जहां पे के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो हमने दो की बात की, पहला डिफ्लेक्टिंग और दूसरा रिस्टोरिंग। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब देखना मेरे बच्चे, जैसे इस फिंगर को हम घुमा दें ऐसे तो कहीं न कहीं रुकेगी, छोड़ देते हैं तो वापस आ जाती है। इसका मतलब रिस्टोरिंग इधर है और डिफ्लेक्टिंग इधर है, तो इक्विलिब्रियम में दोनों हमारे आपस में क्या होंगे मेरे बच्चे, बराबर होंगे। तो जरा ध्यान देना, अगर हम यहां बात करते हैं, देखिए मेरे बच्चे, इन इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो रिस्टोरिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। मींस देखो मेरे बच्चे, रिस्टोरिंग और डिफ्लेक्टिंग, तो ये तो के थीटा था और ये क्या था, एन आई ए इंटू बी। लुक हियर, एन आई ए इंटू बी। ठीक, तो यहां पे अगर हम आई की वैल्यू देखें तो क्या आएगा हमारा, के अपॉन एन ए बी, एन ए बी और इंटू थीटा। ये एक कांस्टेंट है, तो आई इक्वल टू जी थीटा ले लें और कंपेयर कर दें। तो जहां पे जी जो है ये हमारा है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, या हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। और जी की वैल्यू क्या है बेटा, के अपॉन एन ए बी। तो आई जो है वो डायरेक्टली क्या दिखाया आपने, ठीक है। इसका मतलब जितना ज्यादा करंट डालोगे डिफ्लेक्शन उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बात समझ में आ गई गैल्वेनोमीटर? तो दिस इज द, ये डायग्राम हो गया हमारा एमसीजी का। प्रिंसिपल बता दिया मैंने, फंक्शन क्या है कि वो करंट को मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर करेगा, कुछ अंडर सर्कम कंडीशन, कुछ हमारी जो स्पेशल कंडीशंस होंगी उसके अंदर, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, प्रिंसिपल क्या है, सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दी। अब हम एक एक पॉइंट इसको और आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है मेरे बच्चे? देखिए मेरे बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं जब आपसे पूछी जाएंगी तो ही डिस्कस करोगे आप। स्पेशल पॉइंट आते हैं कि व्हाट इज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो यहां पे सबसे पहले मेरे बच्चे हम डिस्कस करेंगे, ध्यान देना, दिस इज एमसीजी। पहले हम बात करते हैं करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी। देखिए मेरे बच्चे, ये सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है, आई एस थीटा बाई आई होता है। अब देखिए थीटा बाई आई, तो अगर मैं आई इक्वल टू 1 एम्पियर मान लूं तो थीटा आई एस के इक्विवेलेंट होगा। मींस अगर गैल्वेनोमीटर में 1 एम्पियर करंट हम पास करें तो उसके द्वारा जो डिफ्लेक्शन शो किया जाएगा दैट इज इक्विवेलेंट टू करंट सेंसिटिविटी। मींस कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए मेरे बच्चे, डिफ्लेक्शन shows by moving coil galvanometer when 1 ampere current allowed
टू पास थ्रू किससे बेटा, एमसीजी क्वाइल। ठीक है मेरे बच्चे, ये तो डेफिनेशन हो गई। अब थीटा बाई आई की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो। थीटा बाई आई इधर ले जाओ तो एन ए बी बाई के, क्योंकि ये ऊपर आएगा ये नीचे जाएगा, तो वहां से इसको हम इक्वेशन ए मान लें मेरे बच्चे। तो फ्रॉम ए से क्या आएगा, फ्रॉम ए से जो करंट सेंसिटिविटी है मेरे बच्चे वो क्या आई, देखिए बेटा थीटा बाई आई या एन ए बी बाई के, याद रहेगा। अब आपसे पूछा जाता है कि किन किन फैक्टर्स के थ्रू आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी को चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज कैसे करेंगे। तो मैं एक एक पॉइंट यहां पे डिस्कस करूंगा, आप इसको तसल्ली से समझना। देखिए मेरे बच्चे, एक एक पॉइंट लेते हैं कि आई एस डायरेक्टली एन, पहला पॉइंट मींस अगर नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या बढ़ा दें तो सेंसिटिविटी क्या होगी, एमसीजी की बढ़ जाएगी। लेकिन एक चीज ध्यान देना, बट नंबर ऑफ टर्न्स कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बियॉन्ड स्पेसिफाइड लिमिट। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप टर्न्स की संख्या बढ़ाओगे तो लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो गैल्वेनोमीटर हमारा बल्कि हो जाएगा, एक्चुअल रीडिंग को रिकॉर्ड नहीं करेगा। मींस क्या होगा, स्पेसिफाइड लिमिट, बिकॉज रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल increases which makes galvanometer bulky। ठीक है मेरे बच्चे, इट मीन्स कुछ एक्सटेंट तक हम नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या बढ़ा के सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि जितना चाहें हम उतना बढ़ा दें। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तो एक लिमिट तक ही हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। सेकंड थिंग मेरे बच्चे जो हम डिस्कस करेंगे यहां पे, दूसरा एरिया की बात कर लेते हैं, इसको रख करते। सेकंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, देखिए अगर हम दूसरा देखें तो करंट सेंसिटिविटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल पे भी डिपेंड करता है। दिस इज व्हाट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल। लेकिन ये भी इट कैन नॉट बी इंक्रीज, कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड स्पेसिफाइड लिमिट। क्यों, मैं बताता हूं। स्पेसिफाइड लिमिट क्यों बेटा, क्योंकि आप जानते हो कि आपने एक सर्टेन रीजन लेते हो जिसमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होती है, अगर उससे ज्यादा बड़ा कॉइल लोगे तो उसमें आएगी नहीं। मींस कॉइल रीजन क्या है बेटा, कॉइल नो मोर remain in radial magnetic field। तो ये भी ड्रॉबैक है। इट मीन्स हम इसके थ्रू भी बहुत ज्यादा एरिया नहीं बढ़ा सकते, एक लिमिटेड तक बढ़ा सकते लेकिन उसके बियॉन्ड नहीं बढ़ा सकते। तो ये चीज भी हमारी है। तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, तो दिस इज सेकेंड, दिस इज फर्स्ट, और थर्ड मेरे बच्चे देखिए जरा आपको साफ दिख जाएगा यहां से कि IS ये सही है पॉइंट, directly B means by increasing B की स्ट्रेंथ बढ़ा दे, सेंसिटिविटी कौन सी, करंट सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड
एंड द फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट मेरे बच्चे, के को डिक्रीज करेंगे तो बढ़ेगा, तो बाय डिक्रीजिंग के IS कैन बी इंक्रीजेस। बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। के को टॉर्सनल कांस्टेंट बोलते हैं, टॉर्सनल कांस्टेंट। और ये डिपेंड किस पे करती है, ये डिपेंड किस पे करती है, मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, हाईली इलास्टिक मटेरियल है। इसीलिए जो स्प्रिंग हम बनाते हैं वो हाईली इलास्टिक मटेरियल की होती है। इलास्टिक मटेरियल कौन कौन से हैं, जैसे क्वार्ट्ज बताया था मैंने +1 में, दूसरा हमारा फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर, क्योंकि इन दोनों के लिए जो के की वैल्यू होती है वो क्या होती है मेरे बच्चे, स्मॉल। तो ये वो फैक्टर्स हैं मेरे बच्चे जिनके ऊपर क्या डिपेंड करता है, करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इन फैक्टर्स को हम चेंज करके सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी चेंज्ड, कैन बी इंक्रीज्ड। कुछ हमने ड्रॉबैक बता दिए कैसा हम कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड एक्सटेंट तक कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं कर सकते। इसी तरीके से हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करते हैं। देखिए मेरे बच्चे, इन द सेम वे हम डिस्कस करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी की। क्या होगा वोल्टेज सेंसिटिविटी, थीटा बाई वी। आप जानते हो V इक्वल टू IR होता है बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ। तो IR रख दे तो थीटा बाई I क्या हो गया, IS बाई R मींस दैट इज VS। तो VS डायरेक्टली इन्फ्लुएंस है किससे, करंट सेंसिटिविटी से। बात समझ में आ गई। अब दूसरी चीज, अगर हम V को 1 वोल्ट मान लें तो VS किसके बराबर होगा बेटा, थीटा के। तो कहते हैं डिफाइन कैसे करेंगे, डेफिनेशन क्या होगा, डिफ्लेक्शन सोर्स बाय मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस कॉइल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मींस अगर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के एंड के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करें तो जो डिफ्लेक्शन शो करेगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वो हमारा क्या कहलाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब एक चीज यहां पे ध्यान देना कि इसके बेसिस पे अगर हम लाएं तो क्या हो जाएगा हमारा, आपको याद होगा थीटा बाई आई, ये क्या था मेरे बच्चे, IS, ये क्या था NAB बाई K था। ठीक है मेरे बच्चे, तो अब आप ये कह सकते हो कि यहां से अगर हम देखें ये वैल्यू रख देते हैं इसके अंदर, तो VS हमारा जो होगा वो क्या होगा, NAB बाई K और इंटू R। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है कि डज वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंजेस व्हेन करंट सेंसिटिविटी चेंज, तो आंसर होगा नो। क्यों, ये चीज हम डिस्कस करेंगे। यहां पे एक नोट करके मैं डालता हूं जो आपसे पूछा गया है कई बार, डज वोल्टेज सेंसिटिविटी changes, does voltage sensitivity changes when current sensitivity changed। इसका जवाब कैसे दोगे मेरे बच्चे, ये चीज आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। थिंक अबाउट दैट। देखिए मेरे बच्चे समझना, जैसे करंट सेंसिटिविटी क्या थी हमारी, थीटा बाई आई, NAB बाई क्या था K, और वोल्टेज सेंसिटिविटी
NAB/KR, या हमने कहा था IS/R, यही था बेटा। अब देखिए, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दे तो करंट सेंसिटिविटी तो चेंज हो जाएगी। क्यों? अब क्या हो जाएगी? ट्वाइस NAB/K मीन्स ट्वाइस इनटू IS। बात समझ गई? लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान देना मेरे बच्चे, क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज होगी? क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज होगी? चेक कर लेते हैं। देखो, अगर n डबल करोगे, n डैश हमने क्या कर दिया 2n, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो लेंथ बढ़ेगी, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली क्या होता है? लेंथ के रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। इट मींस जो नया रेजिस्टेंस होगा वो भी 2 टाइम्स हो जाएगा। तो जो वोल्टेज सेंसिटिविटी थी हमारी नहीं, वो कितनी हो गई? IS की जगह क्या हो गया? IS डैश मींस 2IS, ये 2R काट दे तो IS/R, ये हमारा VS। तो आपने एक चीज देखा कि IS डैश तो 2IS है, लेकिन VS डैश किसके बराबर है? VS। तो करंट सेंसिटिविटी अगर चेंज होती है तो जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी क्या हो? चेंज हो। तो इसका आंसर क्या आएगा? दैट इज नो। तो एक तो आपको बताना पड़ेगा कि जब ये क्वेश्चन आएगा, डज वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंजेस व्हाइल करंट सेंसिटिविटी, व्हेन करंट सेंसिटिविटी चेंज, तो आपका आंसर होगा नो। और क्यों? ये चीज आपको एक्सप्लेन करके दिखाना पड़ेगा। तो आपको याद होगा जो हमने इस पूरे लेक्चर में आपको डिस्कस किया है मेरे बच्चे, वो हमने क्या डिस्कस किया है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे बच्चे। इसमें 2 चीजें और पूछी जाती है जो हमने आपको डिस्कस कर रखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, कि हाउ टू कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड हाउ टू कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। आपको याद होगा। हम यहाँ पे एक बार फिर आपको इस लेक्चर के थ्रू समझाएंगे, जिससे आपको रिवाइज भी हो जाए, और इस पे बेस कुछ हम न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम इतना ही रखेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।